अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस किया था। यहाँ पर हमें थर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन डिस्कस करना है। थर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट कन्वर्जन दी हुई है। यूनिट कन्वर्जन को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसी चैनल पर एक वीडियो मौजूद है यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड, जो मेरी रिकॉर्ड की हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको कन्वर्जन आसानी से आ जाए। तो मैं कन्वर्जन दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं बस ये बताऊँगी कि किस यूनिट को कैसे लेकर जाया जाएगा उसके रिस्पेक्टिव यूनिट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 230 सेंटीमीटर हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर्स में है, तो हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर्स में। तो वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग यूनिट्स में, या हम कह सकते हैं एक ही क्वांटिटी के दो डिफरेंट यूनिट्स, एक CGS यूनिट है, एक MKS यूनिट है। दोनों यूनिट्स में इनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 230 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो ये जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सेंट मीन्स 100 व्हेनेवर वी हैव टू मूव फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है, यानी जिस यूनिट से हमने मूव करना है दूसरे यूनिट में वो बड़ा है या जिसमें हम मूव कर रहे हैं वो बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वाला यूनिट बड़ा है, ये वाला यूनिट बड़ा है। तो यू नो वेरी वेल सेंटीमीटर इज स्मॉलर वन and meter is large one. When we have to move from centimeter to meter, we have to divide a certain value. हमें डिवाइड करना है। अब जब हमें ये मालूम है कि हमें डिवाइड करना है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी जब मैंने यूनिट कन्वर्जन डिस्कस की थी कि सेंट मीन्स 100, सो व्हेनेवर वी हैव टू मूव फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर वी विल डिवाइड बाय 100 वट एवर द वैल्यू विल बी देयर। तो यहाँ पर क्या दी हुई थी वैल्यू 230 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब हमें 230 सेंटीमीटर को डिवाइड करना होगा 100 से। तो अब जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, दिस ज़ीरो विल बी कैंसिल बाय दिस ज़ीरो एंड द वैल्यू विल बी 2.3 एंड दिस 2.3 इज इन मीटर। तो ये मीटर में वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर 2.3 मीटर हमारे पास आंसर है फर्स्ट वन का। अब हम चलते हैं सेकंड वन की तरफ। सेकंड वन में लिखा हुआ है 250 ग्राम एंड वी हैव टू कन्वर्ट दीज ग्राम्स टू kgs। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि यूनिट जिससे हमें कन्वर्ट करना है, जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है वो स्मॉलर वन है और लार्जर वन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर ग्राम था, ग्राम से kgs में था, तो ग्राम टू kgs। So gram is a smaller one, kg is large one, and kilo means 1000. So when we have to move from gram to kilogram, it will be divided, and the value which will be divided will be 1000 because kilo means 1000. So now we have to divide this one value, this 250 by 1000. 250 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हेन वी विल शिफ्ट द पॉइंट सो इट विल बी 0.25। तो 0.25 kg हमारे पास वो वैल्यू है जो कि हमने ग्राम से कन्वर्ट की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.25। इसके बाद नेक्स्ट वन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मिली सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा यूनिट कौन सा और छोटा यूनिट कौन सा है। तो अब हमें सेकेंड से मिली सेकेंड्स में मूव करना है, सेकेंड टू मिली सेकेंड। तो सेकेंड इज लार्ज वन नाउ एंड मिलीसेकेंड इज स्मॉलर वन।
अब तक जो हमने दो कन्वर्जन की उसमें स्मॉल हमारे पास फर्स्ट यूनिट था यानी जिसे हमें कन्वर्ट करना था, और लार्ज हमारे पास वो यूनिट था जिसमें वैल्यू फाइनल आनी थी। लेकिन अब यहाँ पर ऑपोजिट दिया हुआ है, लार्ज यूनिट हमारे पास मौजूद है, स्मॉल यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, यानी हमें मल्टीपल से सब मल्टीपल में लेके जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड लार्ज है, मिली सेकेंड स्मॉलर 1 है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए मिली का मतलब भी होता है 1000, तो मिली का मतलब भी 1000 होता है, लेकिन क्योंकि अब हमें लार्जर टू स्मॉलर मूव करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से, कि जैसा कि मैंने कहा मिली ऑल्सो मीन्स 1000, मिली का भी 1000 मतलब होता है और केजी का भी किलो का भी 1000 मतलब होता है। दोनों में डिफरेंस क्या था ये मैं पहले थ्योरी पढ़ाते हुए क्लियर कर चुकी हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 1000 आया है इस 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 सेकेंड था, तो ये 0.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ द कैलकुलेटर, इवन यू कैन डू डायरेक्टली, जैसे कि मैं अभी डायरेक्टली कर रही हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट को मूव करवा दीजिए, तो यहाँ पर कितने 3 0 थे, तो 3 0 थे, इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव द पॉइंट अक्रॉस 3 डिजिट्स। तो यहाँ अगर मैं मूव करवाऊँ तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर 3 डिजिट हमने मूव करवाया। द करेक्ट वैल्यू इज 500 मिली सेकेंड। जब मल्टीप्लाई होता है तो जितने भी जीरोस हैं आप उतने जीरोस पॉइंट मूव करवा दीजिए, उतने डिजिट्स पॉइंट मूव करवा दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 500 मिली सेकेंड आ गए, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 500। नाउ द नेक्स्ट वन, अब डी वाले में देखते हैं। 0.8 मीटर दिया हुआ है एंड मीटर हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो मीटर इज लार्ज वन एंड मिलीमीटर इज स्मॉल वन, एंड वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम लार्जर वन टू स्मॉलर वन अगेन, सो वी विल मल्टीप्लाई इट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मैंने पहले बताया था मिली मीन्स 1000, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव वैल्यू विथ 1000। हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव वैल्यू थी वो 0.8 थी, तो 0.8 को भी अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन द सेम मैनर वी विल शिफ्ट द पॉइंट बाय 3 डिजिट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 800 मिलीमीटर आएगा। सो 800 मिलीमीटर इज द आंसर ऑफ D1। Next one, 350 millisecond. Now we have to move from millisecond to second. C वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेकंड से मिलीसेकंड में मूव करना था, सेकंड से मिलीसेकंड में मूव करना था, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया था 1000 से। लेकिन जो E वाला है इसमें देखिए मिलीसेकंड से सेकंड में मूव करना है, तो मिलीसेकंड से सेकंड में जाने के लिए अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, first one is a small unit and the second one is large unit. Now again we have to move from smaller one to the larger one. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब स्मॉल से लार्ज में हमने मूव किया था तो डिवाइड किया था, तो इट मीन्स डिवीजन विल बी डन। फिर वही बात आ गई मिली, मिली मीन्स 1000, तो यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या दी हुई है 350, तो 350 विल बी डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर इन द सेम मैनर 0 इज कैंसिल बाय 0। 35 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 0.35, क्योंकि ये तो आपको मालूम होगा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइटवर्ड मूव करता है, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्टवर्ड मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे 100 था तो यहाँ पर 2 जीरोस थे, तो यहाँ से पॉइंट जब मूव करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आ गया 0.35 सेकेंड। तो द आंसर ऑफ E इज 0.35। नाउ द लास्ट वन, 1.2 kg has to be converted into gram.
तो केजी से ग्राम में लेकर जाना है अब हमें। So in the same manner, first you will check which unit is larger. The given unit is large one and the other unit is small. So we have to move from larger to smaller. तो उसी तरह अब यहाँ पे क्या आ गया, किलो है, तो ये तो आपको मालूम हो चुका है कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि बी में दिया हुआ था हमें ग्राम से केजीज में जाना था, तो हमने डिवाइड किया था। अब जब हम केजी से ग्राम में मूव करवा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे होगा, ये जो था यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किलो। अगेन किलो मीन्स 1000, so it means that we have to multiply this value, this 1.2 with 1000. So let's multiply it. Now we have to move the point. तो यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को अगर मैं मूव करवाऊँ अक्रॉस 3 डिजिट्स 1 2 3, तो 3 डिजिट पॉइंट मूव करवाया, तो द आंसर इज 1200 gram. So the answer of the last one is 1200. I hope you have understood it. Now let's move towards the next question. अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्युमिनियम शीट। एक इंजीनियर है जो एल्युमिनियम शीट की विड्थ मालूम कर रहा है, और उसके बाद लिखा हुआ है यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का वो इस्तेमाल कर रहा है एज शोन इन फिगर 1.29। जैसे कि आपके सामने फिगर भी मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रीडिंग निकाल के दी हुई है, यानी एल्युमिनियम शीट को अटैच करके फिर जो रीडिंग आई वो इधर मेंशन की गई है। तो इस रीडिंग की मदद से वो विड्थ को फाइंड करना चाह रहा है। ए पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्युमिनियम शीट। एल्युमिनियम शीट की विड्थ हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर विड्थ मालूम करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर रीडिंग्स दी हुई हैं इनको हम यूज़ करेंगे और फिर उसकी विड्थ को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली रीडिंग जो है हमारे पास वो है मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो इसका इनर स्केल है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसकी रीडिंग आ रही है 0 से पहले, वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल की जो लाइन है उसको हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल पर 4 से पहली लाइन है। तो 4 से पहली लाइन का मतलब ये कि वो 3.9 होगी। तो 3.9 सेंटीमीटर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग दे दी गई है। इसके बाद आप वर्नियर स्केल रीडिंग देख सकते हैं। तो वर्नियर स्केल रीडिंग में हमारे पास सेकंड डिवीजन की लाइन है या सेकंड लाइन है वर्नियर स्केल की जो सबसे ज़्यादा कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल से। तो मेन स्केल के 4.1 से वो कोइंसाइड कर रही है सेकंड डिवीजन। तो इसका मतलब हमारे पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई वो आ गई सेकंड डिवीजन। तो वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग आ गई, 2 रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब इसके बाद लीस्ट काउंट हमें मालूम है, सेंटीमीटर्स में अगर हम अपना लीस्ट काउंट चेक करें तो वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करने के लिए हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग से। तो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 2 डिवीजन है। अब इस 2 को 0.01 सेंटीमीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 0.02 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हम ऐड करेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टोटल विड्थ। तो आप देख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर है और जो फ्रैक्शनल पार्ट आया है वो आया 0.02 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.92 सेंटीमीटर ये हमारे पास विड्थ ऑफ एल्युमिनियम शीट है जो कि एक इंजीनियर ने फाइंड की है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं या आप कह सकते हैं जो बी पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। 3 इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड मीटर रूल। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन निकालता है ये हमें बताना है।
तो प्रिसाइज रीडिंग देखने के लिए हम चेक करते हैं लीस्ट काउंट। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसकी रीडिंग उतनी ही प्रिसाइज, उतनी ही एक्यूरेट होगी। तो सबसे पहले मीटर रूल का अगर आप चेक करें तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह आप अगर वर्नियर कैलिपर का चेक करें तो वर्नियर कैलिपर का अभी मैंने बताया रिसेंटली 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह लास्ट में अगर हम देखें स्क्रू गेज का, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो सबसे कम जो लीस्ट काउंट आया है वो आया है स्क्रू गेज का। इट मीन्स दैट द मोर प्रिसाइज रीडिंग इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, स्क्रू गेज गिव्स मोर प्रिसाइज रीडिंग एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर एंड मीटर रूल बिकॉज इट मेजर्स मोर प्रिसाइज रीडिंग अप टू 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारी फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अ पेंडुलम स्विंग्स एज शोन इन फिगर 1.30 फ्रॉम x to y एंड बैक टू x अगेन। आपके सामने एक पेंडुलम मौजूद है फिगर 1.30 जो स्विंग कर रहा है, यानी जो मूव कर रहा है x से y तक और फिर y से x तक। कंटिन्यूसली उसकी वाइब्रेटरी मोशन हो रही है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन यानी उसने जो एक अपना पूरा राउंड ट्रिप कवर किया है उसके लिए कितना टाइम या कंज्यूम होगा, और उसके बाद कौन सा मेथड, जो यहाँ पे 4 मेथड दिए हुए हैं, इन चारों मेथड में से कौन सा मेथड सबसे एक्यूरेट है एक ऑसिलेशन के टाइम को मालूम करने के लिए, एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को भी कह सकते हैं मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट वन में लिखा हुआ है रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस, यानी आपने पहले 10 ऑसिलेशन का टाइम मालूम किया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो 10 ऑसिलेशन का जो टाइम आएगा, लेट सपोज अगर वो 10 सेकेंड ही आ गया, तो 10 सेकेंड को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू तो बढ़ रही है। यानी पहले हमने 10 ऑसिलेशन के लिए मालूम करी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये एक ऑसिलेशन के लिए तो नहीं आया, हमें एक ऑसिलेशन के लिए मालूम करना है। तो मतलब कि ये वाला तरीका गलत है, क्योंकि एक ऑसिलेशन का नहीं आ रहा है, इसमें 10 ऑसिलेशंस का आ रहा है। फिर नेक्स्ट लिखा है रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस एंड डिवाइड बाय 10। तो 10 वाइब्रेशन के लिए अब हम टाइम नोट करेंगे और फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर आप एवरेज का फॉर्मूला देखें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल रीडिंग या टोटल ऑब्टेन्ड वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर वो 10 ऑसिलेशन है। 10 ऑसिलेशन के लिए जो भी टाइम आ रहा है उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, ये जो 10 आ रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ रही हैं। मिसाल के तौर पे लेट सपोज टाइम आ गया 10 सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड एज्यूम करके समझाया, इसी तरह यहाँ पे भी हम सपोज कर लेते हैं कि इधर भी हमारे पास 10 सेकेंड टाइम आया है। तो 10 सेकेंड हमारे पास टोटल ऑब्टेन्ड टाइम है और इसको हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो कि 10 दी हुई हैं इनसे डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। मतलब कि एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो तरीका है ये बेहतर है इसके निस्बत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के लिए आप टाइम मेजर कर लें। जब हम एक ऑसिलेशन के लिए मेजर करेंगे तो दिखने में तो वो मोस्ट एक्यूरेट वे लग रहा है कि हमें एक ऑसिलेशन के लिए ही कहा गया है कौन सा एक्यूरेट मेथड है और यहाँ पे हम एक ऑसिलेशन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बेटर वे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम आएगा वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस वन। वजह क्या है? वजह ये है कि एक ऑसिलेशन का मतलब होता है लाइक दिस, वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये पूरा एक राउंड ट्रिप। जब स्टॉप वॉच स्टार्ट की जाएगी पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, तो जब यहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा, आपने स्टार्ट कर दिया,
इसके बाद यहाँ से लेके एकदम वो यहाँ तक आएगा, तो इसमें एरर के चांसेस हैं। हो सकता है कि पहले आपने पेंडुलम को मूव करवाया हो और फिर स्टॉप वॉच स्टार्ट की हो, या पहले पेंडुलम को रोक लिया हो फिर स्टॉप वॉच आपने स्टॉप की हो। तो इस वजह से ये इतना एक्यूरेट वे नहीं है। अगर हम एवरेजेस निकाल लें, एवरेज निकाल के सॉल्व करना ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। इस वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ऑसिलेशन कितने टाइम में होंगी, जितने भी टाइम में होंगी उसे डिवाइड कर दें तो ये एवरेज टाइम आ रहा है हमारे पास। तो एवरेज टाइम आ रहा है एक ऑसिलेशन का। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपकी प्रोग्रेस जज करनी है, तो मैं सिर्फ फिज़िक्स के सब्जेक्ट की बेस पर आपकी प्रोग्रेस जज नहीं कर सकती कि अगर आपने फिज़िक्स में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तो आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी बेहतर होंगे, ये मैं एज्यूम नहीं कर सकती। हाँ, आपकी प्रोग्रेस जज करने के लिए मैं ये कर सकती हूँ कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको ऐड किया जाए ऑब्टेन मार्क्स को और डिवाइड किया जाए नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स से, तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर इंडिकेट करेगा आपकी एवरेज प्रोग्रेस। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ है। अगर मुझे एक्यूरेट टाइम चाहिए तो मुझे एवरेज निकालनी पड़ेगी, और एवरेज निकालने के लिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद फिर इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे पास सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड टाइम फ्रॉम x टू y एंड डबल इट। इसमें भी वही चीज़ आ रही है कि आप टाइम मालूम करें और उसको डबल कर दें। तो डबल कर दें तो डबल करेंगे तो उसमें भी यही एरर के चांसेस हैं कि जब आपने यहाँ से x था, यहाँ पर y था, आपने x से y तक का टाइम मालूम किया, अब उस टाइम में एरर के चांसेस हैं। जब आप उसको डबल करेंगे तो एरर भी डबल हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो एन इनएक्यूरेट वे। इसका मतलब मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हमारे पास बी है। अब नेक्स्ट वन, सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो टाइम पीरियड को ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से मालूम कर सकता है, जिसकी मदद से हम टाइम पीरियड ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, थ्योरी के वक्त के दो तरह की वॉचेस होती हैं जिनसे हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.01 होता है। अगर हम डिजिटल का चेक करें तो उसका होता है 0.01 सेकेंड, और अगर हम दूसरी एनालॉग कह लें या मैकेनिकल स्टॉप वॉच का चेक करें तो उसका होता है 0.1 सेकेंड। तो इसका मतलब ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इट मीन्स डिजिटल वन इज़ मोस्ट एक्यूरेट एंड द एनालॉग विच इज़ मैकेनिकल, ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर इसके आंसर में लिखेंगे हम डिजिटल स्टॉप वॉच, और वजह भी मैंने बता दी क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम आता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है या एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है टाइम पीरियड मालूम करने का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रीफिक्सेस मालूम करने के लिए कहा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टेन यूनिट्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं और यहाँ पर ऑपोजिट साइड पर भी वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि किस यूनिट्स में। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई थी और ऑपोजिट साइड्स पर यूनिट्स दिए हुए थे, तो हमें कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालनी थी हर रिस्पेक्टिव यूनिट्स के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी गई हैं, अब हमें ये मालूम करना है कि ये वैल्यूज़ कौन से यूनिट्स में आ रही हैं। जैसे कि अगर यहाँ देखें 75,000 मीटर, तो 75,000 मीटर है। अगर मुझे वो 750 चाहिए तो 750 ये किस यूनिट में होगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर आप ये देखें कि अगर ये 75,000 है इस तरफ और इस तरफ 750 है, तो इसका मतलब यहाँ से इन्होंने ये 2 ज़ीरोज़ को ख़त्म किया है। तो ये 2 ज़ीरोज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं डिवाइड भी करूं तो मैं किस वैल्यू से डिवाइड करूं कि यहाँ पर 750 आ जाए। तो 75,000 है, 75,000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब 750 आ रहा है। तो ये तो समझ आ गया कि हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से ये भी मालूम हो गया है कि ये जो यूनिट था ये स्मॉलर वन है
और ये जो आ रहा है 750 ये ग्रेटर यूनिट में है, तो अब हमें स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट में लेके जाना है इसको। तो ग्रेटर यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास है हेक्टो। तो इसका मतलब हमें 75,000 से 750 में लाने के लिए हेक्टो यूनिट फॉलो करना होगा। तो ये जो वैल्यू है 750 ये दी हुई है हेक्टो में, हेक्टोमीटर, या अगर आप सिंबॉलिकली लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 10 से डिवाइड करते तो वो होता है डेसी, अगर 100 से करें तो वो होता है हेक्टो, 1000 से करते तो वो होता है किलो। इसी तरह यहाँ पर 100 दिया हो तो हमने उसे 100 से किया, तो ये इसका मतलब ये दिया हुआ है 750 हेक्टोमीटर। नेक्स्ट 2 डिवाइड बाय 1000 सेकेंड। तो 2 डिवाइड बाय 1000 सेकेंड का मतलब ये है कि अगर मैं 2 को अलग कर दूं और ये 1/1000 को भी सेपरेट कर दूं, असल में ये लिखा हुआ था 2/1000, तो मैंने 2 को अलग कर दिया और 1/1000 को अलग कर दिया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये वही चीज़ बन रही है, 2 1 2 और डिवाइड बाय 1000। तो ये सेकेंड्स में दिया हुआ है, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड पे देखें तो वो तो सिर्फ दिया हुआ है सेकेंड, तो ऑपोजिट साइड में ये सिर्फ सेकेंड्स में मौजूद है, तो इसका ऑपोजिट साइड पे ये सिर्फ 2 मौजूद है, सेकेंड्स में नहीं दिया हुआ, बल्कि उस तरफ ये सेकेंड्स में था। इसका मतलब ये 1/1000 है। अब 1/1000 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/1000 हमारे पास होता है मिली। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरी मेरे पास मिली में कन्वर्ट हो गई, तो सिर्फ 2 बच गया। तो मतलब ये है कि ये वैल्यू दी हुई है 2 मिली सेकेंड्स में। तो मिली सेकेंड्स में ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट वन देखते हैं 1/, अब ये कितने जीरोज हैं, 6 जीरोज हैं। इसको भी अगर हम देखें तो 1/6 जीरोज। तो 6 जीरोज का मतलब ये है कि ये है माइक्रो, क्योंकि 1/, करके दिया हुआ है, तो ये माइक्रो है, यानी ग्राम से छोटा है। ग्राम से अगर हम कंपेयर करें तो ग्राम से ऐसा छोटा यूनिट जो 6 डिजिट डिके कर रहा हो, तो वो कौन सा है, वो है माइक्रो। तो यह आ जाएगा माइक्रोग्राम। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितने जीरोज हैं, 3 then 6 then 9 जीरोज हैं, और ये है किसमें, मीटर्स में। तो मीटर्स में से हमें ये भी किस में लेके जाना पड़ेगा, ऐसे यूनिट में लेके जाना पड़ेगा कि ये सिर्फ 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए अब उसी तरह हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो जब इसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर यूनिट में चला जाएगा, और ग्रेटर यूनिट में इसकी जो वैल्यू है वो है गीगा। तो ये हो गया गीगा मीटर। यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन से क्लियर हो जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये सॉल्व किया, इसी तरह हमने ये भी सॉल्व किया। ये पूरी 9 डिजिट्स की वैल्यू है, इसे अगर हम 9 डिजिट्स वैल्यू से डिवाइड करें तो 1 आता है। तो 9 डिजिट हमारे पास पॉजिटिव 9 डिजिट, क्योंकि हमें स्मॉलर टू ग्रेटर मूव करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो यानी कि जब डिवाइड करने से वैल्यू मज़ीद छोटी होती है, तो जब छोटी होगी इसका मतलब हम स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट मूव कर रहे हैं। तो स्मॉलर टू ग्रेटर मूव करने के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास और बड़ी होगी, तो इसका मतलब यूनिट हमारे पास बड़ा हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, गीगा मीटर। अगर ये 1/, करके होता, यानी इस तरह 1/, दिया हुआ होता, तो फिर ये वैल्यू 1/10⁹ ये हमारे पास होती है नैनोमीटर में। तो इस वजह से यहाँ पर अब ये क्योंकि 1/, करके नहीं था तो ये गीगा में आ गई। अब ये हमने 4 प्रीफिक्सेस सॉल्व किए हैं, ये मैंने लॉजिकली भी बता दिए हैं। अगर आपको लॉजिकली कन्फ्यूजन है तो इवन आप इसको याद भी कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस का चार्ट है बुक में, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो याद करके ये है कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। क्वेश्चन 7 में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है जो कि हमें मालूम करनी है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से कुछ वैल्यूज़ को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन से कुछ वैल्यूज़ को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लीटली साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है।
तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर रेडियस दे दिया गया है फर्स्ट ऑर्बिट के लिहाज से, कितना दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो आपको देख के मालूम हो चुका है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब अब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 0.53 है। अब अगर आप देखें तो 0 के 7 पॉइंट मौजूद है, यानी लेफ्ट साइड पर मौजूद है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसके आगे मौजूद नहीं है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाना होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ लाना होगा। तो जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो वहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब भी पॉइंट राइटवर्ड मूव करेगा तो एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव, और जब भी पॉइंट लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव। ये एक्सपोनेंट्स को इंडिकेट कर रही है। तो अब जब हमें 0.53 इसमें हमें पॉइंट को राइटवर्ड मूव करना है तो 1 डिजिट मूव किया। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो 1 डिजिट पॉइंट की शफलिंग हुई है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हो जाएगी 5.3 एक्सपोनेंट, क्योंकि 1 डिजिट मूव किया है तो 1 आ गया, और माइनस में क्यों आया क्योंकि राइट की तरफ मूव किया है। तो 5.3 एक्सपोनेंट -1, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड में ये जो वैल्यू दी हुई है लाइट ईयर इज, एक लाइट ईयर की वैल्यू दी हुई है इतने मीटर्स में। इसके बाद अब ये जो वैल्यू है इसमें कहीं पर भी पॉइंट लोकेट नहीं कर रहा। तो जब पॉइंट ना समझ आए कि किधर है या ना दिखाई दे तो हम पॉइंट को लास्ट में कंसीडर करते हैं। तो जब पॉइंट लास्ट में है लेकिन मुझे वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आने के लिए मुझे उसको लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। तो जब इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ मैंने बताया कि पावर क्या होगी, एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब इसको मूव करवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब हमने पॉइंट को 12 डिजिट्स मूव किया है। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और इसके बाद इसका जो एक्सपोनेंट बनेगा वो 12 बनेगा और प्लस में होगा क्योंकि हमने लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट करवाई। अब लास्ट वन आप देख सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर 2.7 एक्सपोनेंट -4 टॉर। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमें इसे ऑर्डिनरी में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाकी दो में आप देख सकते थे हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, इसमें हमें ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को मूव किया जाएगा, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंट माइनस में है तो माइनस में कब आता है, जब हमने पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाया हुआ होता है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि मुझे इसे ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे अब इसे राइटवर्ड मूव करवाना पड़ेगा। तो जब राइटवर्ड मूव करवाएंगे तो ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा। अगर 2.7 लिखा हुआ है तो मुझे ये 4 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है, क्योंकि राइट की तरफ मूव करवा रहे थे तो माइनस में पावर बढ़ रही थी। अब एक्सपोनेंट ख़त्म करना है तो हमें लेफ्टवर्ड मूव करवाना होगा। तो ये 1 2 3 4, तो इसका मतलब 3 ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। यहाँ से अगर मूव करेगा तो लेफ़्ट की तरफ जब गया तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये -4 था, लेकिन जब हमने 4 डिजिट मूव करवा दिया तो वो +4 हुआ, और फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस एक्सपोनेंट की पावर 0 आ गई, और फिर 10 पावर 0 को होता है 1 के इक्वल। इसकी वजह से पूरा एक्सपोनेंट ख़त्म हो गया। अब इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0.00027। अब पॉइंट से पहले 0 आप लगा सकते हैं ताकि पॉइंट हाईलाइट हो जाए। तो ये इसका आंसर आ चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे अगले सवालों की।